Hello everyone. Today we will have the third chapter which is American dominance in world politics यानी कि विश्व राजनीति में अमेरिकी प्रभुत्व. Today we will learn about American power यानी कि आज हम लोग अमेरिकी वर्चस्व यानी कि अमेरिकी शक्ति के बारे में स्टडी करेंगे. तो यहाँ हम शुरुआत करेंगे शीत युद्ध के समय से, जिस समय पूरा विश्व जो है दो गुटों में बटा हुआ था, यूएसए और यूएसएसआर, और दोनों के बीच शीत युद्ध चल रहा था. और उस समय पूरा विश्व जो है बायपोलर वर्ल्ड के नाम से यानी कि द्विध्रुवीय विश्व के नाम से जाना जा रहा था, जिसमें कि हम लोग देखें कि सोवियत संघ यानी कि यूएसएसआर जो था वो समाप्त हो जाता है और यूएसए जो है यानी कि अमेरिका जो है पूरे विश्व पर शक्तिशाली बन करके उभरता है. तो इस चैप्टर में हमें पढ़ना है कि यूएसए की शक्ति के बारे में, कि कैसे अमेरिका जो है एकमात्र शक्ति बचा और उसके द्वारा विश्व में एक नई व्यवस्था आई थी और पूरा विश्व जो है यूनिपोलर वर्ल्ड यानी कि एक ध्रुवीय हो गया था. तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे पूरे विश्व मंच पर अमेरिका की शक्ति स्थापित हो पाई थी. यहाँ पर हम ऐसे प्रमुख कारणों को भी देखेंगे जिसके द्वारा हम लोगों को ये पता चलेगा कि वास्तव में अमेरिका जो है शक्तिशाली है. तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं फर्स्ट पॉइंट, नई विश्व व्यवस्था यानी कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर. तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अमेरिका जो है पूरे विश्व पर एक नई व्यवस्था यानी कि विश्व व्यवस्था स्थापित करना चाहता था पूरे विश्व में. पूरे विश्व में जो है वो अमेरिका के उस समय राष्ट्रपति थे जॉर्ज बुश, उनके द्वारा जो है नई विश्व व्यवस्था की जो है रचना की गई थी. और वे चाहते थे कि पूरा विश्व जो है आतंक के भय से मुक्त हो, किसी भी प्रकार का डर व भय ना हो, किसी प्रकार का युद्ध ना हो, अशांति ना हो. और इस नई व्यवस्था के द्वारा ही ये यानी कि नई विश्व व्यवस्था के द्वारा ही पूरे विश्व में शांति व सुरक्षा स्थापित करना चाहते थे. उसके बाद सेकेंड हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की अवहेलना, इग्नोर द यूनाइटेड नेशन, कि कैसे अमेरिका ने जो है संयुक्त राष्ट्र संघ जो पूरे विश्व के लिए शांति स्थापित करने का कार्य करा था उसकी भी उसने क्या की थी, अवहेलना की थी. तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यूएसए तथा यूएसएसआर जो था दोनों के पास वीटो पावर था, जिसका कि वो लोग क्या कर रहे थे, बार बार अपने फ़ायदे के लिए उपयोग करते थे. लेकिन सोवियत संघ के ख़त्म होने के बाद जो क्या हुआ ना कि अमेरिका ने जैसा चाहा वैसा प्रस्ताव क्या किया, सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि सुरक्षा परिषद से पास कराए. अमेरिका ने भी क्या किया, अपनी शक्ति का काफ़ी दुरुपयोग भी किया है, क्योंकि वो यूएसएसआर के बाद क्या हुआ था, वही एकमात्र शक्तिशाली राष्ट्र या शक्तिशाली देश बचा था और अपनी शक्ति का काफ़ी ज़्यादा उसने मिसयूज़ किया. तो अमेरिका ने सुरक्षा परिषद की बात नहीं मानी और इराक पर हम लोग देखेंगे आक्रमण भी किया था. उसके बाद थर्ड हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं आतंकवाद को ख़त्म करना, एंड ऑफ टेररिज्म, कि कैसे आतंकवाद को अफ़गानिस्तान में घुस करके तालिबानी शासन व्यवस्था को अमेरिका ने क्या किया था, ख़त्म किया था. तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि आतंकवाद जो है आज पूरे विश्व के लिए बहुत बड़ी चुनौती है और जो कट्टर इस्लाम होते हैं उन्होंने आतंकवाद यानी कि टेररिज्म को क्या किया है, जन्म दिया है. और इन्हीं आतंकवादियों ने अमेरिका में आतंकी हमले किए थे. हम लोग जानते हैं कि अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर 11 सितंबर 2001 को क्या हुआ था, आतंकवादियों द्वारा आक्रमण किया गया था, जिसका बदला अमेरिका ने क्या किया, अफ़गानिस्तान में घुस करके वहाँ पर क्या किया, तालिबानी शासन को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया था और सद्दाम हुसैन के शासन को भी ख़त्म किया गया था, जिसके लीडरशिप में ये आतंकवादी गतिविधियां चलाई जा रही थी. उसके बाद यहाँ पर हम लोग फोर्थ देख रहे हैं मध्यस्थ यानी कि मीडिएटर. अमेरिका जो है मीडिएटर का भी काम करता है. कैसे, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि किसी भी तरह का अगर विवाद हो जाता है या किसी भी देशों के बीच तनाव हो जाता है तो उसे क्या करना चाहिए, तो शांतिपूर्ण तरीके से या आपस में बातचीत के द्वारा उसे निपटाना चाहिए. तो जो अमेरिका है अपनी शक्ति के बाद अमेरिका ने कई ऐसे विवादों को भी क्या किया था, निपटाने का काम किया था. और हम लोग हमारे देश में भी जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो विवाद है कश्मीर मामले को लेकर के, उससे संबंध भी हम लोग देखेंगे कि अमेरिका ने मीडिएटर बनने का कार्य किया था. उसके बाद यहाँ पर हम लोग लास्ट फिफ्थ देख रहे हैं विश्व शांति की स्थापना, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ वर्ल्ड पीस. तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यूएसए ने विश्व शांति की स्थापना के लिए भी कई प्रयास किए हैं. यूएसए ने अफ़गानिस्तान से तालिबानी शासन को ख़त्म करके
एक वहाँ पर अच्छी शासन व्यवस्था को क्या किया, स्थापित किया। और अमेरिका का जो सैनिक संगठन के बारे में हम लोग जान रहे हैं, जो हम लोग फर्स्ट चैप्टर यानी कि कोल्ड वॉर में पढ़ चुके थे कि अमेरिका का एक सैनिक संगठन था नाटो। तो जो ये नाटो जो सैनिक संगठन है वो क्या है, उस सैनिक संगठन के द्वारा अमेरिका क्या करता है, शांति स्थापना का कार्य भी करता है। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि कोल्ड वॉर के बाद अमेरिका का कोई भी कॉम्पिटिटर या प्रतिद्वंदी नहीं बचा था और केवल अमेरिका ही शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में क्या हुआ था, सामने आया था। आगे भी हम ऐसे कई एग्जाम्पल्स को देखेंगे कि अमेरिका ने कैसे पूरे विश्व में अपनी शक्ति के प्रभाव को दिखाया है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे बड़ा एग्जाम्पल के रूप में हम लोग यहाँ पर देखेंगे, जहाँ पर देखेंगे कि अमेरिका ने कैसे अपनी शक्ति को पूरे विश्व पर दिखलाया। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे फर्स्ट गल्फ वॉर यानी कि प्रथम खाड़ी युद्ध के बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे। खाड़ी युद्ध को हम लोग यहाँ पर बहुत सारे नामों से हम लोग देख रहे हैं, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, वीडियो गेम वॉर या कंप्यूटर वॉर। तो क्यों ऐसे नाम दिए गए और क्या इसका प्रभाव पड़ा और किस कारण से ये खाड़ी युद्ध लड़ा गया था, इसके बारे में हम लोग इसमें देखेंगे। और इस लड़ाई के द्वारा अमेरिका ने अपनी शक्ति का भी क्या किया था, सब शक्ति का प्रदर्शन किया था। तो यहाँ पर लोग देखेंगे कि खाड़ी युद्ध को जो है बहुत से नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह लड़ाई क्या हुई थी, खाड़ी के क्षेत्र में हुई थी, गल्फ एरिया में हुई थी, इसलिए इसे खाड़ी युद्ध या गल्फ वॉर कहा जाता है। तो इसमें हुआ क्या था, इसमें हुआ ये था कि अगस्त 1990 यानी कि 1990 में कुवैत जो है उसके पास बहुत सारा तेल भंडार का क्षेत्र है और जो है उसे इराक क्या करना चाहता है, कैप्चर करना चाहता। और ऐसा हुआ भी। इराक चाहता था कि वह कुवैत के तेल क्षेत्र पर क्या कर ले, कब्ज़ा कर ले। तो इराक ने क्या किया, कुवैत पर आक्रमण करके उसे मात्र 6 घंटे में ही क्या की, उस पर अधिकार कर लिया, लड़ाई लड़ी और उसे हरा दिया और उसे कैप्चर कर लिया। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि जो यूएनओ है, उसने इराक को कुवैत को मुक्त कराने के लिए कहा कि उसे स्वतंत्र कर दे या आज़ाद कर दे। उन्होंने इराक को कहा कि कुवैत के तेल भंडार क्षेत्र को भी छोड़ दे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि उस समय जो अमेरिका है वो विश्व पर एकमात्र शक्तिशाली राष्ट्र था। तो वो उसे यहाँ पर क्या एक मौका भी मिल गया कि वो अपनी शक्ति को क्या करेगा, पूरे विश्व को दिखाएगा, और ये मौका वो छोड़ना भी नहीं चाहता था। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे 2 अगस्त 1990 के दिन इराक ने कुवैत पर अटैक किया था और अटैक करके क्या किया, यहाँ पर अटैक किया और कुवैत को क्या किया, अपने कब्ज़े में ले लिया। तो यहाँ पर इराक को संयुक्त राष्ट्र द्वारा समझाया भी गया कि कुवैत को क्या कर दे, वो आज़ाद कर दे, पर उनके प्रयास जो थे, यूएनओ के प्रयास जो थे, वो असफल रहे। तब यूएनओ ने क्या किया कि कुवैत को आज़ाद कराने के लिए बल प्रयोग की अनुमति दे दी, यानी कि बाय फोर्स आपको क्या उसने अनुमति दे दी यूएनओ ने कि इराक पर फोर्स बल दबाव डाला गया, फिर भी उसने नहीं छोड़ना चाहा। तब ये सैन्य कार्रवाई के द्वारा उसे मुक्त कराने की पहल की गई थी। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि पहली बार यूएनओ ने क्या किया, किसी देश पर बाय फोर्स कुवैत को आज़ाद करने की परमिशन भी दी। पर यहाँ पर यह भी हुआ कि अमेरिका को भी क्या हुआ, अपना वर्चस्व दिखाने का मौका मिल गया। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म यानी चलाया गया, और यह एक ऐसा ऑपरेशन था जिसमें अमेरिका के लीडरशिप में 34 कंट्री की 6,60,000 सैनिक जो है इराक से लड़ने के लिए आए थे। मतलब कि 34 कंट्री क्या हो गए, अमेरिका के साथ आ गए। और यह कुवैत को आज़ाद कराने के लिए यूएनओ का क्या था, मिलिट्री ऑपरेशन था, यानी कि सैनिक अभियान था, जिसे ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म कहा गया या प्रथम खाड़ी युद्ध या फर्स्ट गल्फ वॉर। हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कई सारे नाम यहाँ पर दिए गए हैं, फर्स्ट गल्फ वॉर भी कहा गया। इसमें अमेरिका के द्वारा इराक को हराया गया और इस लड़ाई से यह बात भी स्पष्ट हो गया कि अमेरिका जो है अन्य देशों के जो है सैनिक मामलों में काफ़ी आगे है। आगे तो है, ये ऑब्वियस सी बात है, आगे हम लोग देखेंगे कैसे। और यह लड़ाई अमेरिका के लिए काफ़ी प्रॉफिट वाला भी रहा, लाभकारी भी रहा। कैसे? क्योंकि जितना उसने युद्ध में खर्च किया था उससे कहीं अधिक उसके अन्य देशों से क्या हो गया, उसे हासिल हो गया। जैसे कि हम लोग यहाँ पर देखेंगे जर्मनी, जापान और सऊदी अरब जैसे देशों से उसे उससे ज़्यादा धन क्या हो गया, मिल गया। तो इस युद्ध में देखा जाएगा तो ऐसे बमों का इस्तेमाल किया गया था जिसके द्वारा
बैठे बैठे क्या किया जा सकता था, इराक को ख़त्म किया जा सकता था। तो इसलिए इस वॉर को वीडियो गेम वॉर भी, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, वीडियो गेम वॉर भी कहा जाता है। तो क्यों इसे वीडियो गेम वॉर कहा गया? क्योंकि इसमें स्मार्ट बमों का इस्तेमाल किया गया था, स्मार्ट बम और बहुत ही आधुनिक बमों का इस्तेमाल किया गया था। और इस युद्ध को या वॉर को कंप्यूटर वॉर भी कहा गया। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कंप्यूटर वॉर भी कहा गया। तो क्यों कहा गया कंप्यूटर वॉर? क्योंकि इस वॉर को जो है पूरे विश्व में टीवी पर क्या है, लाइव दिखाया जा रहा था कि अमेरिका जो है कैसे इराक से लड़ाई करके कुवैत को क्या कर रहा है, मुक्त करा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि कैसे अमेरिका के लीडरशिप में लड़ी गई या लड़ाई है और यहाँ पर कुवैत को क्या किया, अमेरिका ने आज़ाद भी कराया। तो यहाँ पर हम ये भी देखेंगे कि अमेरिका के जो जनरल है श्वार्ज़कॉफ, अमेरिकन जनरल नॉर्मन श्वार्ज़कॉफ थे, जिन्होंने अमेरिका फोर्स को लीड किया। यहाँ पर देख रहे हैं ये जो है अमेरिकन जनरल नॉर्मन श्वार्ज़कॉफ हैं, जिनके लीडरशिप में ये क्या किया गया था, ये लड़ाई लड़ी गई थी। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि उनके लीडरशिप में यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 34 कंट्री थे उनके साथ, और उन 34 कंट्रीज़ में जो 75% जो था अमेरिकन फोर्स थे। वो 34 कंट्री में 75% अमेरिकन फोर्स थे। तो इसी कारण से देखें, मतलब कि उतना ज़्यादा क्या था अमेरिका का जो मिलिट्री फोर्स था। और इसी कारण से हम देखते हैं कि इराक जो है जल्द ही इस लड़ाई में क्या हुआ, हार जाता है। तो यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि कैसे अमेरिका जो है अपनी शक्ति के द्वारा पूरे विश्व में पावरफुल कंट्री है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि इतने देशों के साथ मिलकर के भी अमेरिका क्या है, सबसे शक्तिशाली यहाँ पर भी साबित हुआ। और ये जो कार्रवाई हुई थी उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश थे, उनके नेतृत्व में या उनके लीडरशिप में ये इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी गई थी। तो यहाँ पर हमारा ये जो फर्स्ट गल्फ वॉर ये यहीं पर ख़त्म होता है। अब आई होप कि आप लोगों को ये जो लड़ाई थी या वॉर था ये समझ में आ गया है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।